आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक बिजनेस कंसर्न है। जैसा कि आप जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और कंपनी, इसी तरह से पार्टनरशिप भी एक तरह का बिजनेस कंसर्न है, जो कि आप लोग को पहले से जाना पहचाना भी है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन दिया गया है उसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इस बात को समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए, बी और सी तीन पर्सन है और तीनों एक बिजनेस करने के लिए के उद्देश्य से मिलते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं। और एग्रीमेंट क्यों करते हैं? तो बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब जब तक पार्टनरशिप होने के लिए दो या दो से अधिक पर्सन का होना जरूरी है। दो या कम से कम दो या दो से अधिक पर्सन का होना जरूरी है। कहता है यहाँ पे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मीन्स टू और मोर पर्सन्स, जो कि यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में दिया गया है कि कम से कम दो या उससे अधिक पर्सन का होना जरूरी है। दो या दो से अधिक पर्सन का होना जरूरी है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। जब दो या दो से अधिक पर्सन होगा तो सभी के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। ये सभी एक एग्रीमेंट से जुड़े रहेंगे। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप नहीं होगा। पार्टनरशिप होने के लिए जो एसेंशियल फीचर्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट का होना जरूरी है। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कोई पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट के साथ साथ आखिर एग्रीमेंट क्यों करेंगे? एग्रीमेंट करने का क्या उद्देश्य होगा? तो एग्रीमेंट करने का उद्देश्य है कि सभी पर्सन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट करने का उद्देश्य होगा टू अर्न प्रॉफिट। एग्रीमेंट करेंगे बिजनेस करने के लिए। क्यों जुड़ेंगे सभी एक दूसरे से? तो बिजनेस करने के उद्देश्य से। और बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव वर्क, कि तभी आपका ये पार्टनरशिप कंसर्न कहलाएगा जब सभी पार्टनर एक दूसरे से एग्रीमेंट से जुड़े रहेंगे और ये एग्रीमेंट होगा प्रॉफिट करने के उद्देश्य से। इसलिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इट मीन्स कि आपका पार्टनरशिप जो है एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्रीमेंट से जुड़े रहते हैं। क्यों? टू कैरी द बिजनेस करने के लिए एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। ये जो आपका रिलेशनशिप कहलाता है, ये जो सभी के बीच में एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एग्रीमेंट से बनता है प्रॉफिट करने के उद्देश्य से। सभी के बीच में बिजनेस का होना जरूरी है। यदि बिजनेस नहीं होगा तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो जैसा कि फीचर्स में हम लोग पढ़ रहे थे, तीसरा फीचर्स है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव एंड चौथा फीचर्स है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट सभी के बीच में बांट दिया जाएगा। कोई भी एक पर्सन सारा प्रॉफिट नहीं लेगा। प्रॉफिट होगा तो सारे पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। इसी तरह से लॉस भी होगा तो भी सारे पार्टनर के बीच में बांट दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये आपका पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
इसमें क्या कहा गया है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है। इसका मतलब कि एक के किए गए काम के लिए और जो रिमेनिंग पार्टनर है सभी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी पार्टनर है। इसमें यदि ए कोई काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, उसके लिए बी और सी रिस्पॉन्सिबल होगा, और यदि बी काम करता है उसके लिए सी और ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और यदि सी करता है उसके लिए ए और बी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसका मतलब कि किसी भी एक पर्सन के किए गए काम के लिए पूरा फर्म रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर का एजेंट माना जाता है। बिजनेस या तो सभी के द्वारा किया जाएगा या सभी में से किसी एक पार्टनर के द्वारा भी पूरे बिजनेस को किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनता है। अब एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप में, इस एग्रीमेंट को दो भाग में बांटा जाता है। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट को दो भाग में बांटा जाता है। जैसे कि ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट दो तरह का हो सकता है। एक आपका ऑरल एग्रीमेंट है और दूसरा एग्रीमेंट है रिटन एग्रीमेंट। ऑरल एग्रीमेंट और दूसरा है रिटन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म ऑरल एग्रीमेंट बनाता है या रिटन एग्रीमेंट बनाता है। रिटन एग्रीमेंट जो होता है उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड जब एग्रीमेंट को हम लोग एक रिटन फॉर्म दे देते हैं जिसको कि हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि आपका लिखा हुआ है, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को यदि हम लोग एक एग्रीमेंट के थ्रू लिख देते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड आखिर क्यों बनाया जाए? जब ऑरल एग्रीमेंट वैलिड था ही तो आखिर रिटन एग्रीमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है? तो रिटन एग्रीमेंट बनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है ये आपका बिजनेस के ट्रांसपेरेंसी के लिए बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, और यदि कोई अराइज हो भी तो उसको इजीली सेटल किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस डीड का इम्पोर्टेंस है कि उस डीड में जो पार्टनर है उसके राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज के बारे में लिखा रहता है ताकि कोई भी पार्टनर फ्यूचर में अपने राइट और ड्यूटीज के बारे में क्लियर होकर के बोल सके और उसका सारा का राइट और ड्यूटीज जो है निर्धारित रहे। और कोई भी यदि मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है तो उसको आपस में दूर किया जा सके। कोई भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए ये रिटन एग्रीमेंट बहुत ही कारगर माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, इट हैज़ टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर। तीसरा पॉइंट है, एनी डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर मे बी सेटल्ड इजीली। यदि कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट होता है उसको आपस में सेटल किया जा सकता है इजीली, और नहीं तो कोर्ट में भी यह प्रूफ के तौर पे काम करता है। इसके बाद है कि यदि कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाया जाता है, मान लीजिए रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया गया, ऑरल एग्रीमेंट बनाया गया, ऑरल एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप चल रहा है, या रिटन एग्रीमेंट बनाया गया तो उसमें कुछ छूट गया, तो उसके बारे में आखिर क्या रूल्स है? तो कहता है यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में क्या रूल्स लागू किया जाएगा? लिखा हुआ है, रूल्स अप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वेयर देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे किस तरह के रूल्स को लागू किया जाएगा? तो वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाता है, और वहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा हुआ है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को बराबर बराबर सारे पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। तो पहला पॉइंट है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। दूसरा है, नो इंटरेस्ट इज गिवन टू पार्टनर ऑन इट्स कैपिटल। किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर से
ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। और चौथा पॉइंट है नो एनी सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। मीन्स यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। यदि किसी, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा पॉइंट, यदि किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे पार्टनर्स को 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट पाने का अधिकार है और 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट है कि कोई भी पार्टनर यदि पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना चाहता है, कोई नया पार्टनर यदि पार्टनरशिप फर्म में आना चाहता है, तो जब तक सारे पार्टनर की सहमति नहीं होगी, सभी पार्टनर का जब तक कंसेंट नहीं होगा, तब तक कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर नहीं कर सकता है। तो ये था कि जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगा या व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड यदि नहीं रहेगा तो ये सारा रूल्स अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, ये हम लोग को सिर्फ पार्टनरशिप में पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में चूंकि सिंगल मालिक होता है वहाँ पे हम लोग इसको नहीं पढ़े थे, और कंपनी में भी हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले कंपनी में ये पढ़ा जाता था, अब आपका कंपनी में भी ये नहीं पढ़ा जाता है। अब सिर्फ ये पार्टनरशिप के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है ये प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके बारे में लिखा गया है दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बना लेते हैं और यदि प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं among the partner. In this account we record entries for interest on capital, interest on drawings, salary or commission to partner, reserves and distribution of profit among partners। इसका मतलब कि इस अकाउंट में हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर के बीच में। जैसे पार्टनर को दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर से यदि हम लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, या किसी पार्टनर को कोई सैलरी देते हैं या कमीशन देते हैं, तो फिर उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं। और इसके अलावा यदि आपका फिर प्रॉफिट बढ़ जाता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस प्रकार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग आगे जर्नल एंट्री डिस्कस करेंगे।